ये 10 मई से 16 मई तक की है। ईरान, इजराइल। जो कर लो ये। ये पिछली बात है। पिछले बार हमसे जरूरी है पढ़ते हैं कुछ देख रहे आप। मैं तो ऐसे डेवलपमेंट की जरूरत नहीं। एक तो है क्लॉड माइक्रोस, बैंकिंग साइबर सिक्योरिटी के सामने उभरती नई चुनौती। तो क्या हो पिछली बात। हाँ। ये पढ़ते हैं अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने क्लॉड माइथोस नामक उन्नत एआई सिस्टम विकसित किया है, जिसे विशेष रूप से सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की कमजोरियों को खोजने के लिए तैयार किया गया है। यह सिस्टम विशेष रूप से डोरमेंट बग की पहचान करने में सक्षम माना जा रहा है। डोरमेंट बग अर्थात सॉफ्टवेयर में छिपी हुई ऐसी कमजोरियां या गलतियां जो अभी तक सामान्य उपयोग के दौरान सामने नहीं आई हों, लेकिन भविष्य में सुरक्षा खामी का दुरुपयोग एक्सप्लॉइट की जा सकती है। बताया जा रहा है कि क्लॉड माइथोस पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, विशेषकर बैंकिंग प्रणाली में मौजूद छिपी कमजोरियों को बहुत तेजी से पहचान सकता है और कई मामलों में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस दृष्टि से यह साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में उपयोगी तकनीक साबित हो सकता है, क्योंकि एआई की सहायता से भेद्यता वल्नरेबिलिटीज को पहले ही खोजकर ठीक किया जा सकता है। हालांकि चिंता इस बात को लेकर व्यक्त की जा रही है कि यदि इस प्रकार की तकनीक गलत हाथों में चली जाए तो इसका उपयोग बैंकिंग प्रणाली को हैक करने, पेमेंट सिस्टम्स को बाधित करने तथा व्यापक आर्थिक अस्थिरता, फाइनेंशियल केओस पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही कैस्केडिंग फेलियर का खतरा भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। मतलब इसमें कहीं विचार ये होना चाहिए कि चलता रहा ऐसी बातें तो सुनते आ रहे हैं। ये जो करेगा उसके बाद में भी देखिए कौन उसे बोले बोले रोबोट प्रूफ कर दिया तो कौन से रोबोट का प्रूफ किया और ज्यादा इसके प्रॉब्लम रहेगा उसका प्रूफ तो होगा नहीं कि दिन पर दिन ये तो दर्द आ रही है तो आपकी जो कमजोरियां हैं तो इसके पकड़ में इतनी आती है दूसरे के पकड़ में आती है। ये तो हमेशा ही चलेगा कभी भी फूल प्रूफ हो ही नहीं सकता है। और दूसरों के हाथ में ये पड़े ही पड़ेगी आज नहीं तो कल तो ये तो निश्चित आपको बहुत बड़े शौक का उसका फर्क हो ही रहे। अब बैंक अकाउंट आपके सेफ कभी भी आपका जरा से भी कोई आपके सारे बैंक ब्रोकर आपके बिल्कुल सेफ हो सकता है आप देखो तो वापस है तो एक बार 1,000 में से एक का भी होने के बाद में वो काम की तो नहीं किसी के काम की कोई नहीं ये सजेशन आने के बाद में कोई काम की नहीं जैसे बैंक का एक बार आ जाए कि भाई ये बैंक फेल हो वो तो गया काम से बैंक से कितने भी सॉलिड हो अगर आप में ये फैल गया कि ये गई तो वो फेल होगी ही क्योंकि बैंकिंग जिस चीज पे आधारित है आप 10-15% सिक्योरिटी रख लो 20% 80% आपका लोन दिया हुआ वो तो आपके पास है नहीं लोग मांगेंगे दोगे ये तो आप मैनेज करते हो कि लोग इससे ज्यादा मांगेंगे नहीं वो है रिजर्व बैंक से वो ले लेते हैं काम चला देते हैं पर रन पड़ गया तो कैसी साउंड बैंक को होता है। तो ये सारे सिस्टम बहुत ज्यादा बहुत मतलब आपका ऐसा मानक मानक ढांचा हो जाएगा कि जिसमें जरा सी भी कोई गड़बड़ी होने पर सब कुछ आप बैठे बैठे रोते रहो आपका पैसा भी गया आपकी बिजली भी गई पानी भी गया राशन भी गया आप कहीं जा नहीं सकते कुछ नहीं कोई यात्रा कर नहीं सकते क्योंकि आपको ज्यादा तो बाजार में शॉपिंग का कोई दुकान है नहीं आपको पता है कि आप तो टेलीफोन दबा के मुकारे ये भी नहीं कि भैया आपको सप्लाई ले आओ कुछ सिस्टम है ये एक ऐसी चीज के ऊपर जा रहे हैं जिसमें आपको तकलीफ में आना सुनिश्चित है और वो बढ़ती जा ही रही। पिछले साल $400 बिलियन की साइबर थेफ्ट हुई
400 बिलियन का मतलब है 10,000 मोदी। एक 400 अरब है तो 400 का 10,000 से गुणा में 4 लाख 4 करोड़ अरब रुपए की शर्त, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सारा हम ऐसी चीज पे ये ढांचा बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल रिलायबल। ऐसे तो घबरा रहे हैं हम, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हाई लेवल की बात है, घबरा रहे हैं, बोल रहे हैं। कुछ ये देख क्या तो एक पासिंग चीज है। मैं बोले यो ओ जो कहता को तो कहता है ऐसे 10 गुना बेटर हो रहा होगा। थारों में कौन थोड़ी था, आखिरी में मरना तो पड़ेगा ना। विज्ञान तो आपको खत्म करे बिना रही नहीं। अगर आपके साथ में आपकी चेतना नहीं आई, जो आती नहीं वो तो चेतना को तो डिस्ट्रॉय कर रहा, तो आपको मरना तो पड़ेगा। अब आपको नहीं दिख रहा है तो आप अंधे हो, वो अलग बात है। यहाँ की सरकार को, यहाँ के आदमियों को कुछ नहीं दिख रहा। दुनिया भर में भी सब लोग पागल हो गए, किसी को दिख तो बहुत थोड़ा दिख रहा। ये तो सर्टेनिटी है, आपको मरना ही पड़ेगा। आपके बीमारी के वक्त वो सब वक्त, और ये कितने इतने खराब काम करें, सारे तो चैरिटेबल के नाम से जो कर रहे हैं पश्चिम वाले, उनका एक ही एजेंडा है कि अफ्रीका और एशिया इनको जो नॉन वाइट है, नॉन क्रिश्चियन, उसको खत्म करें। एजेंडा बिल्कुल पक्का है। तो ऐसी भावना के अंदर आप क्या ये काम को अब यहाँ बार में लेटेस्ट हमला फिर किया इन्होंने। वो तो बीस की बात है, वो तो इन्वाइट करेगा, आ जाओ मतलब अब ये किसी देर रहेगा, ये शांति रहने वाली नहीं एकदम। तो मुसलमानों के समझ आया कि हम ताकतवर हैं किसी भी कारण से, वो उसका कोशिश, और ये सब हम डराएंगे तो ज्यादा मिलेगा। ये तो कुछ दिन है, इनको डराओ हम लोग। काम घर में है। ये जो है, ये हर बार ये अब ये और खराब आ गया, और खराब आ गया, फिर जिताता ही रहेगा, बढ़ता ही जाएगा जब तक आप बिल्कुल। चूंकि बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियां आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए यदि किसी एक बड़े संस्थान पर सफल साइबर हमला होता है तो उसका प्रभाव दूसरे बैंकों, पेमेंट सिस्टम्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और व्यापक अर्थव्यवस्था तक फैल सकता है। एक बैंक फेल होने में सारी फेल होनी पड़ेगी, सबका इन्वेस्टमेंट में एक दूसरे में। वो तो 2008 में हुआ था ना सारा। तो भले की करना है, वो जब तक टोक्यो का मार्केट खुले उसके पहले पहले करो। अगर मैसेज सही नहीं गया, टोक्यो मार्केट में सही से चला गया कि फेलियर है, तो फिर टोक्यो सारी दुनिया की मार्केट फेल हो जाएगी, सारी कोलैप्स कर जाएगी। तो रात को राष्ट्रपति भाषण देता, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबका ये कोई फैल नहीं होगा, ये फलाना ढिमला, ये मैनेज करके साइकोलॉजी मैनेज करके बात। तो वो हमेशा ही मैनेज होता है, हमेशा ही जो अनफॉर्चुनेट बकरे की माँ की जल्दी कह सकते हैं। इन्हीं संभावित जोखिमों को देखते हुए एंथ्रोपिक ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग नामक एक प्रतिबंधित प्रोग्राम, रेस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कई प्रमुख तकनीकी कंपनियों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को अधिक सुरक्षित बनाना और एआई की सहायता से भेद्यता, वल्नरेबिलिटीज की पहचान कर उन्हें पहले ही ठीक करवाना बताया जा रहा है। ये कंपनियां हैं, ये खुद बेईमान, मतलब हाँ, वही तो। है ही बेईमान।
एकदम बेईमान। एक भी इनके पैसे के लिए जीने वाले लोग हैं, इनकी इनकी क्या सिक्योरिटी हो? बंदर के हाथ में बिल्लियां देगी कोई, वो कुछ मिलेगा? आप ये देखो, आदमी विश्वास विश्वास कर, अरे तुम खुद नहीं हो, तुम खुद बेईमान हो, वो कहाँ से विश्वास कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं हो नहीं। कि पहले यही थी, एंटीवायरस जो कंपनियां हैं वो खुद वायरस बनाती हैं, कि बिकेगा तभी वो। आजकल जितने भी फोन हैं उनकी बीमारी है, डॉक्टर टीका बनाने वाला तो वो बनाएगा एड्स, वो उसको तो तो करेगा। रोकथाम नहीं कर रहा, पहले वो बना रहा है। फोन जितने नए हैं उसकी 1 साल की वारंटी के बाद उनको पता है, उसके बाद अपडेट देते हैं और वो फोन 10-5 दिन बाद खराब हो जाता है, जबकि बिल्कुल नया का नया है, आपने काम में नहीं लिया। वो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, वो वहीं से खराब, आपने कहा आपने तो तरीके से काम में लिया, अब क्या कर लो इसका। सब कंपनियां यही कर रही हैं, सब। हम्म, कोई भी चीज टूटने से पोल्यूशन बढ़ेगा। एक दो कार 25 साल चले, एक दो साल में वो कचरा हो जाए, तो आप सोचो, धरती धरती की छाती फटने वाली है, रुकेगा? आदमी की ग्रीड है, हर व्यक्ति, डॉक्टर, टीचर, गवर्नमेंट अधिकारी, परीक्षा लेने वाले भी, देने वाले भी, एग्जाम में बड़ी सीढ़ी के नतीजे है, उसे कितने नोट मिले, कितनी बदमाशी करी, आखिर में उसे रिजाइन कर दिया, अरे उसको फांसी होनी चाहिए, कौन करेगा? तो आप बिना करेक्टर के सारे चोरों की सोसाइटी से आप सेफ महसूस हो सकते हो, जिंदा रह सकते हो। ये आप सोच रहे हो तो आप महामुक्त। हमें तो ये आवाज, हर व्यक्ति को जरा सा भी सेंस उसको आवाज उठानी चाहिए कि हमें क्या नहीं वैल्यू नहीं, हमें चाहिए, उनको तो शौक होना चाहिए जल्दी से। चलिए ऑर्डर करते ही वो आ गया पिज्जा, इसके लिए जीवन को भगवान के पास। तो ये मनोवृत्ति जड़ से हमें खा रही। इस विषय को लेकर आईएमएफ और कई केंद्रीय बैंकों ने भी चिंता व्यक्त की है। हाँ, चिंता तो सदा कॉमन बात है चिंता। क्या है चिंता में रखा क्या है? उनका मानना है कि यदि इस प्रकार के एआई टूल्स का दुरुपयोग हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और बड़े साइबर अटैक्स की आशंका बढ़ सकती है। इसी दिशा में चीन द्वारा विकसित क्वीहू 360 नामक एआई वल्नरेबिलिटी सर्च सिस्टम का भी उल्लेख किया जा रहा है, जिसने कथित तौर पर बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर फ्लॉज की पहचान की है। इससे एआई आधारित साइबर कैपेबिलिटीज को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा और चिंता दोनों बढ़ती दिखाई दे रही। भारत के संदर्भ में बैंकिंग सेक्टर को वर्तमान में अपेक्षाकृत मजबूत माना जा रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रेजिलियंस को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। इसी कारण भारतीय बैंकों को भविष्य के एआई आधारित साइबर खतरों के प्रति तैयार रहने की सलाह दी जा रही है। आधुनिक अंतरिक्ष युद्ध और साइलेंट वॉर की उभरती चुनौती। ये जरूर नहीं है। ये एक काफी पहले युद्ध मुख्यतः जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित थे, लेकिन अब अंतरिक्ष भी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बनता जा रहा है। आधुनिक जीवन और सैन्य संरचनाएं बड़ी मात्रा में उपग्रहों, सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं। संचार, इंटरनेट, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और सैन्य निगरानी जैसी अनेक सेवाएं अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों से संचालित होती हैं। इसी के साथ ड्यूल यूज सैटेलाइट्स की अवधारणा ने नागरिक और सैन्य उपयोग के बीच की सीमाओं को धुंधला करना शुरू कर दिया है। ड्यूल यूज सैटेलाइट्स ऐसे उपग्रह हैं जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जीपीएस, इंटरनेट सैटेलाइट्स और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह।
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स सामान्य परिस्थितियों में नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें सैन्य अभियानों में भी प्रयोग किया जा सकता है। पहले सैन्य उपग्रह और नागरिक उपग्रह स्पष्ट रूप से अलग होते थे, किंतु अब निजी कंपनियां भी ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं जिनका उपयोग युद्ध काल में सैन्य सहायता के लिए किया जा सकता है। स्पेसएक्स की स्टारलिंक सेवा और व्यावसायिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इससे यह निर्धारित करना कठिन होता जा रहा है कि कोई उपग्रह केवल नागरिक अवसंरचना का हिस्सा है या सैन्य प्रणाली का भी। अंतरिक्ष युद्ध का बदलता स्वरूप। आधुनिक अंतरिक्ष संघर्ष अब केवल उपग्रहों को मिसाइल से नष्ट करने तक सीमित नहीं है। वर्तमान में साइबर हमले, डिजिटल हस्तक्षेप, सिग्नल मैनिपुलेशन, सिग्नल जैमिंग और ग्राउंड स्टेशन हैकिंग जैसे तरीके अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसी कारण आधुनिक अंतरिक्ष संघर्ष को साइलेंट वॉर की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ ऐसा युद्ध है जिसमें बिना गोली या बम के किसी देश की संचार, नेविगेशन और निगरानी प्रणालियों को निष्क्रिय किया जा सकता है। साइलेंट वॉर की प्रमुख तकनीकें। सिग्नल जैमिंग, इसमें उपग्रह संकेतों को जानबूझकर बाधित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जीपीएस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं तथा संचार व्यवस्था टूट सकती है। जीपीएस स्पूफिंग, इस तकनीक में नकली जीपीएस संकेत भेजे जाते हैं जिससे जहाज या विमान अपनी वास्तविक स्थिति की बजाय गलत स्थान को पहचानने लगते हैं। यह नेविगेशन प्रणाली को भ्रमित करने की प्रक्रिया है। ग्राउंड स्टेशन हैकिंग, उपग्रहों को पृथ्वी स्थित नियंत्रण केंद्रों से संचालित किया जाता है। यदि कोई हैकर इन नियंत्रण केंद्रों में घुसपैठ कर ले तो वह उपग्रह को निष्क्रिय कर सकता है या महत्वपूर्ण डेटा चुरा सकता है। साइबर हमलों के माध्यम से संचार नेटवर्क और उपग्रह आधारित प्रणालियों को बाधित किया जा सकता है, जिससे किसी देश की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अनुप्रयोग। रूस यूक्रेन युद्ध ये तो इसमें नहीं, इसी का हिस्सा है ये कि इसके अंदर इसका यूज हुआ। फंक्शनल स्ट्राइक ये तो हो गया। इसमें कोई नहीं है। मेटा मटेरियल्स, जब पदार्थ स्वयं सीखने लगे। हाँ। प्रतिमा 2 सेंटीमीटर धंसता मैक्सिको सिटी और बढ़ता जल संकट। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष, प्रमुख घटनाएं और विस्तार। अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की दिशा में भारत का कदम। पाथ फाइंडर मिशन। 3 राज्यों को छोड़ देश भर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करेगा निर्वाचन आयोग। ताइवान की स्थिति पर फिर उभर रहा था पुराना विवाद। ये तो ये कोई है, वो एसआईआर कोई है। एसआईआर को ये समझना है। एसआईआर क्या है, प्रक्रिया कैसे चलेगी, हाल की। ये पढ़ लो। 3 राज्यों को छोड़कर देश भर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करेगा निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण को 30 मई 2026 से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है। इस चरण में लगभग 36.73 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जनगणना के चरण 2 तथा मौसम संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसआईआर कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। एसआईआर क्या है? विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित तथा अयोग्य मतदाताओं की प्रविष्टियों की पहचान कर मतदाता सूची को अद्यतन करना है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21
पाई 3 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को प्राप्त अधिकारों पर आधारित है। प्रक्रिया कैसे चलेगी? निर्वाचन आयोग के अनुसार 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO घर घर गणना करेंगे। इस कार्य में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट BLA भी शामिल होंगे। पहचान प्रमाण के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आयोग ने यह भी कहा है कि घर घर गणना के दौरान मतदाताओं से कोई भौतिक दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे। हालिया आंकड़े। चरण 2 से संबंधित आंकड़ों के अनुसार लगभग 5.18 करोड़ प्रविष्टियां हटाई गईं, जो कुल मतदाता आधार का लगभग 10.2% है। निर्वाचन आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया डुप्लीकेट और अयोग्य प्रविष्टियों की पहचान के लिए की गई। आयोग का कहना है कि शहरीकरण और ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण मतदाता सूचियों में उत्पन्न विसंगतियों को भी इस प्रक्रिया के माध्यम से पुनरीक्षण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में उठे प्रश्न। इससे पहले पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर प्रश्न उठे थे। निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे एक केंद्रीय एल्गोरिदम के माध्यम से बड़ी संख्या में नामों की पहचान लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर की गई थी। बाद में अदालत में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए थे। उदाहरण के लिए एक मामले में पुराने रिकॉर्ड में जन्म वर्ष सही था, लेकिन बाद में बने वोटर ID कार्ड में जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई। इसके कारण रिकॉर्ड में पिता और संतान की उम्र के बीच असामान्य अंतर दिखाई देने लगा और मामला जांच के लिए चिन्हित किया गया। एक अन्य मामले में किसी व्यक्ति का नाम इसलिए जांच में आ गया क्योंकि एक ही पिता के नाम से 6 से अधिक संतानें दर्ज थी, जबकि संबंधित परिवार वास्तव में बड़ा परिवार था और कई भाई बहन उसी पिता की संतान थे। वहीं कुछ मामलों में पुराने वोटर रिकॉर्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज और नए रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी या स्वरूप में अंतर को मिसमैच माना गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1.36 करोड़ नामों की पहचान की गई थी। इसमें से 60.06 लाख मामलों को एडजुकेशन प्रक्रिया में भेजा गया, जबकि 27.10 लाख नाम बाद में हटाए गए। इससे पहले बिहार में भी लगभग 9,968 नाम इसी प्रकार हटाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन विस्तृत आधार सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। न्यायिक निगरानी और अपील प्रक्रिया। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। अदालत ने पश्चिम बंगाल में एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के कार्य और अपील प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ट्रिब्यूनलों के समक्ष 34 लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं। इनमें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ तथा कुछ मामलों में नाम जोड़े जाने को लेकर आपत्तियां शामिल हैं। इससे पहले अदालत ने कहा था कि जिन मामलों में अपीलों का निस्तारण संबंधित चरणों से पहले हो जाता है, उनके नाम पूरक मतदाता सूची में जोड़े जा सकते हैं। हालांकि केवल अपील लंबित रहने के कारण आधार पर मतदान का अधिकार स्वतः नहीं दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रक्रिया में प्रारूप प्रकाशन, शिकायत निवारण और सार्वजनिक पारदर्शिता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ताइवान की स्थिति पर फिर उभरता निर्वाचन आयोग है, अब इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। इन्होंने जो अमेंडमेंट लाए लेटेस्ट, इलेक्शन कमीशन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज, इसको ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो इसमें पहले क्या था? प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव, ये तीन थे। गवर्नमेंट को कोई एहसास हुआ होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे जो पड़ेगा जो है सो है। हाँ, तो भाई ये अगर गलत आदमी को अपॉइंट कर दें, उन्होंने अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में
प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो तीसरा एक कौन सा मिनिस्टर, गवर्नमेंट का मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का याद है। ये तीन आदमी की कमेटी तय करी, तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस होगी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, भाई ये क्यों नहीं कोई न्यूट्रल आदमी को, ये तो हमको भारत की स्थिति ऐसी है, यहाँ न्यूट्रल आदमी नाम तो है कोई मिलेगा, सारों के खरीदे जाने वाले बदमाश। पूरे देश में आपका तो एक ऐसा आदमी है ऑनेस्ट, जो नहीं होगा तो आपको मिलना मुश्किल है। वो भी तो कोई एग्री उसमें नहीं हो सकता। तो अभी एक बहुत बड़ा संकट है। और भी चीजें हैं, अभी नेपाल में संकट आया हुआ है। उन्होंने क्या कर रखा था, कमेटियां बनी हुई है, वो अपॉइंटमेंट करती है, उन सब में उनके आदमी है, तो वो जो करती तुरंत करती है। वहां का एक अपर हाउस है, जैसे अपनी राज्यसभा है, वो पंचायतें जो चुनाव होते हैं ना, वो लोग उसके इलेक्टोरेट है, वो फिर चुनते हैं। तो ये गवर्नमेंट तो बदल गई, और वो तो हाउस बचेगा वैसा, भाई उसका तो वो पंचायतों में चुनाव पहले लोग सब होंगे, बाद में होंगे, फिर वो वोट देंगे, और फिर भी वन वन थर्ड सिलेक्ट करते हैं वो, तो उनको बदलने में तो 6-8 साल तो भी लगेंगे, तो लगेंगे। उनका बड़ा रोल। तो इफेक्टिवली इंतजाम क्या है कि गवर्नमेंट नहीं आ भी जाएगी, 2/3 मेजोरिटी भी है इसके पास, तो कर क्या लेगा, न तो कोई नए आदमी अपोइंट कर सकते, ना वो सकते, ना कुछ। तो उसने क्या किया कि भाई ये तो वर्चुअली डेथ सेंटेंस है, तो ये आप हो गए, आप कुछ कर नहीं रहे हो तो करें तो कहा से, जो सिविल सर्विस है वो आपके अपोज है, वो उन लोगों की है, बाद में आप क्या। तो इस आदमी ने जैसे अपने अध्यादेश है ना, वैसे ही ऑर्डिनेंस पास करते, उसमें फिर वो राष्ट्रपति को दस्तखत करने में मुंह नक्कड़ करता है, वो पास कर करके लोगों को हटाना, नए लोगों को रखना, उनको बोले ये सब अपने भाई भतीजा करके अपॉइंटमेंट वैसे ही किए हुए हैं। जैसे यहाँ RS IS का है, आप परीक्षा भर्ती करके नोट चलाने के सारे रिलेटिव आ गए RS, तो क्या है, इंटरव्यू में नंबर हो जाते। तो इस तरह से सारी वो सिविल सर्विस थी। ये आदमी अब वो पूरा मीडिया सब प्रचार करेगा, जो कितनी गलत बात हो रही है, तो विधान के हिसाब से नहीं चल रही। किसी को ये सेंस नहीं है कि विधान में तुम्हें कुछ है नहीं, घोड़ा कर दिया है, सब घोड़ा कर दिया। जब बंगाल में हम लोगों ने ये नई गवर्नमेंट ने कोशिश की कि नई कागजामी करें, तो इतने फर्जी मतदाता थे, इतने झूठे, 10-10 तो आप कह रहे हैं इसको नहीं छेड़ सकते, तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता भी क्या है, ये बताओ मेरे को। आप ये एग्जामिन ही नहीं कर सकते कि ये आदमी सिटीजन है कि नहीं है, और ये वैलिड है कि नहीं, ये तो सब नहीं कर सकते, तो फिर चुनाव की आवश्यकता भी क्या है। तो आप अपने हिसाब से भी करवा लो बस, बांग्लादेश चले जाओ, उन लोगों को वहां वहां रह रहे हैं उनके भी वोट दे दो, फिर वो वोट आपके आदमी देंगे, लेकिन क्या है। अब इसका कोई सेंस प्रेस को किसी को नहीं, वो ये कहेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जज आ गया था, उसने मानी नहीं, बोला पहले बड़ा होता तो वो कहता है ये गलत, आपने चुनाव के बाद में करना, आपने तो चुनाव के बाद में करने का सेंस भी क्या है। तो हर जगह क्या है,
जहाँ जो पावर सेंटर है वो काम करता है, वो किसी भी तरीके से पावर में रहेगा ये काम। पहले कांग्रेस ने अपना मैनिपुलेट, अब बीजेपी ये मैनिपुलेट करने की कोशिश में है पूरा। नहीं आएगी वो भी मैनिपुलेट कर, नेपाल में यही आता। अच्छा फिर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, अरे कॉन्स्टिट्यूशन से यार क्या मतलब है? इंदिरा गांधी ने 5 मिनट में चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, तुम इसको लिए फिर रहे हो। इफेक्टिव जो कंट्रोल है वो जिनका है वो ही करें, और वो बदमाशों का रहेगा, क्योंकि चरित्र तो है नहीं सारे वो तो। तुम किसी तो क्लास के लिए हो, कौन सी भाषा वाले ले आओ, किसी भी जाति के लिए हो, उसमें भी अब क्या है, ऐसी ऐसी हो रही है तो उसमें जो कुछ फैमिलियां हैं 5-7% उन्हीं के लोग, दूसरा नहीं आ सकता। ओबीसी में जटों का है, जो प्रोमिनेंट वर्ग है। एसटी जो है उसमें मीणा है, दूसरे दूसरे एसटी वालों की क्या चलेगी? कुछ नहीं आएगा, वही आएगा। हर जगह वही चीज है, बात तो वही है। नीला भी जो फैमिली आगे बढ़ गई ना, फिर अब वही है। सुनो, तो ये तो पहले से ही है ये बात। तो इससे क्या हो गया, मतलब ये काम थोड़ी मिट सकता है। काम तो जो ज्यादा होशियार है, तेज है, वो ही करेंगे राज। चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे रिजर्वेशन हो, रिजर्वेशन 1000 रिजर्वेशन आप कर दो, काम तो कोई। जब तक आपस में भाईचारा नहीं है, भगवान ने सबको एक साथ नहीं बनाया, तो कैपेसिटी कोई आदमी में तो कैपेसिटी दादर में नहीं है, तो उनकी क्या चलेगी? अपने जो एग्जाम्पल दिया था भेड़ भेड़िए का, वो यही तो थी। चाहे कमरा चौकोर हो, चाहे गोल हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, भेड़ क्या कर रही है? देखो तो भेड़िया ही। तो जो लोग सामर्थ्य है, अब कम्युनिज्म ले आए आप, वो वही बता 500 आदमी है पूरा, वो डिसाइड करेंगे कौन आएगा कौन। राज तो वो करेंगे, तो जिसके आगे एक लीग वो अपना राज करेगा। चाइना में सारा उन्होंने कहा भाई ये फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत। क्यों माओ से तुम आ गए थे, बड़ी गुंडागर्दी हुई। फिर एक आदमी ने कह दिया इनको मार डालो, तो 3 करोड़ आदमियों को मार डाला। जो भी कोई उड़ता चीजें से पहना है ऐसे देख रहा हूँ, पकड़ लेता हूँ, चला दो सड़क, सारी यूनिवर्सिटियों को खाली कर दिया। तो माओ से तुम जब मरा, तो उन्होंने विचार किया बोला ये काम था हमारे शुरू, ऐसा काम फिर नहीं होना चाहिए। तो देख बोला यार कुछ भी हो, एक तो ये कम्युनिज्म को छुड़ाओ, मार्केट को खोलो कि हमें तो भूख मर जाए। दूसरा ने कहा कि भाई किसी भी आदमी को 10 साल से ज्यादा रहने में, इससे ज्यादा रहेगा तो खराब ही करेगा, शुरू देखेगा मैं ही सब। तो ये जब पॉलिसी करी उनको, तो ये 10, 20, 12 में आया, 30 या 30 साल, 30 साल जब 12 में ये आ गया, इसने अपनी व्यवस्था कर दी। अब 27 में 15 साल हो गए, इसके बाद इसके लिए जाने की है नहीं। हाँ इनका शरीर जवाब दे रहा था, उसका रास्ता है नहीं इसके पास। हर जगह पर ट्रम्प है वो जाना नहीं चाहता, वो कह रहा चुनाव की क्या जरूरत है? हर हर जगह और एक भी जगह ऐसी नहीं जो कोई आदमी एक बार आ जाए वो जाना चाहे। आप देख लो, वैल्यूज ऐसी है, कुछ मतलब नहीं। हाँ उसको लगता है कि भाई कोई रास्ता है नहीं, हमको पकड़ के निकालेंगे, तब कहेगा नहीं मुझे नहीं रहना, तो रहना तो तुमको इसलिए नहीं, तुमको रहने मिलेगा। पुतिन का देख लो, टर्की में देख लो, कहीं भी आ जाएगा वो व्यवस्था करेगा, वो मानेंगे। अब इसमें बोला कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा इसमें? कोई भी गुंडा आएगा, वो जैसा होगा वैसा करेगा तो करेगा। इतनी बात, एलिमेंट्री बात इनके समझ में नहीं
इजिप्ट में बोला साहब ये बहुत नादिरशाही करी है, कल नसर था, नसर के बाद में दूसरा आ गया था, फिर सदात आ गया, सदात के बाद वो आ गया, इनको हटा उनको हटा दिया। हाँ, वो ब्रदरहुड आया, वो उनके भी बाप थे, वो तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उस तरह की मेंटेलिटी। तो ये मिलिट्री वाले इसने ले लिया। तो ये कितने साल हो गए, 20-25 साल हो गए। नाम ही नहीं लेता, वो बाद में इंडोनेशिया में स्वार्थो आया था, स्वार्थो, उसने एक बार कागज निपटा था, तो वो हंट हुई थी, बोले कम्युनिज्म कम्युनिस्ट लोग कर रहे हैं, तो कम्युनिस्ट के नाम से जो भी चाइनीज थे और थे, तो उनको करोड़ों आदमी कहते हैं, फिर शांति से राज। फिर दूसरे आगे, वो उसको हटाया बड़ी मुश्किल से। अभी जो आदमी आया है वो उसी का लगे तके वाला, वापिस स्वार्थ होगा, वही परिवार, वही पूरा। शुक्रणों को हटाया था, तो स्वार्थ हो जाने के बाद फिर शुक्रणों की बेटी में गावती आ गई, तो फिर वो दूसरा आ गया, मतलब वही परिवार वापिस। आप देख लो पाकिस्तान में नवाज शरीफ है, 2 बार 3 बार आ गया, अब उसका भाई आ गया। हाँ, उधर भुट्टो आ गए थे, तो भुट्टो के ही परिवार से था। शेख हसीना आ गई तो वो छोड़ने को तैयार ही नहीं, उधर कोई भी आ जाओ वो सारे। एकदम तो आपको वो प्रयोग साहब जो ऑर्डिनेंस निकालने के लिए मेरे को भी हम लोगों को होगा ना, तो फिर मैं फिर बोलिए जो परमाणु हम लोग करने के लिए स्वतंत्र ना हो न्यूज पर हम पूरे सीखे हुए बस, बाद में तो कोई जाओ भाई, तब पुतिन जो है, पुतिन की कंडीशन है कि मैं दिल में रहे, बाहर आ नहीं सकता। इसको 2 रिस्क है, एक तो ये कि भाई अपनी खूब सारी फौजें को साथ रखता है कि भाई कोई भी हमारे मेरे खिलाफ क्रांति है, जो कई से भी डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा, बिल्कुल लगा ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो कहा एक तो वो डर है, दूसरा ये है कि मेरे को कोई साइबर अटैक तो मार डालेंगे, यूक्रेन मार डालेगा, अमेरिका वाले मारवा देंगे। शी की भी ये हालत, उसने कितने डिफेंस मिनिस्टरों को, कितने उनको मार निकाल दिया, इसलिए कि मैं विश्वास नहीं रहा हूँ। अब सेनापतियों को सबको निकाला, इस तरह से वो मैनेज करते रहते हैं। एक दिन दूसरे का हाथ पड़ जाता था, वो इसको मार डाल, फिर वो गुंडागर्दी करेगा। मतलब आप बात क्या कर, क्या बातें कर रहे हो आप, जनतंत्र फलाना तो ये सब श्री हिंद ने कहा, ये सब बकवास। इफेक्टिवली साफ साफ लिखा, कोई भी तंत्र से कुछ मतलब नहीं है। ये जो पश्चिम की जो मेंटेलिटी है, इसमें एक संकट के बाद में दूसरे दिन आएंगे, कोई भी रास्ता कभी भी नहीं बचा है, न कभी होगा। ये हिंदुस्तान इसको समझता था, इसलिए उन्होंने किसी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया। ऐसे स्क्रिप्चर्स थी जिनका शासन था, ऋषि शासन होता था, फोर्स करता था, वो भी सर्टेन समय तक रहा। बुद्ध जमाने के बाद श्रीविंद का तो कहना है कि बुद्ध जमाने से, बुद्धिज्म ने क्या किया कि भाई देखो जीवन जैसा है, अपने विड्रा करके शांति से बुद्धि से देखो कि क्या है और कैसे है, और फिर जीवन के साथ उसको कंट्रोल कर दो, वैसे नहीं आत्मा का प्रकाश करके। ये विवेकानंद जी भी बताते हैं, शिविंद भी कह रहे हैं, हुआ क्या, विड्रा कर लो, जो आदमी नाग लपेट है, जिसके कोई प्रेम प्रांत है क्या कोई पर, वो आदमी सही निर्णय कर नहीं सकता। सही निर्णय वो करेगा एकदम सबसे अलग थलग है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शंकराचार्य दखल उसी की कर रहे हैं। अद्वैतवादी है ये सब कह रहे हैं, नहीं हम बिल्कुल अलग हैं। हम क्या करेंगे, क्या है ये हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश था, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो पहला काम तो क्या हुआ कि इसके कारण से वो बुद्ध का जो फैला था ना, वो
वो सारा जन जन साधारण को तो, अरे वो तो खाता भी पीता परिवार भी है, वो भी काम कर, ये उसकी, ये आपके रिपोर्ट से वो अपने जीवन को कैसे कैसे कटेगा? तो वो सब फेल होने लगे। तो जब फेल होने लगे तो विवेकानंद जी ये कह रहे हैं, ये वो तो बिल्कुल फेल होने लगे। उन्होंने हिंदू तंत्र का सारा, तो उन्होंने कहा भैया बुद्ध की पूजा करो, मंदिर बना दिए मठ, उसमें देवदासियां रखो, नृत्य कराओ, डांस करो, लोग आवे जावे, प्रसाद करो, वो, क्योंकि जीवन को तो नहीं बिना करके बैठ के बहुत उसमें बैठ जाए तो तुम बैठे रहो, जीवन शुष्क हो। तो ये सारा तंत्र से बुद्धिज्म में सारा वो आ गया। हिंदुइज्म में नहीं था ये चीजें। है, जब बुद्धिज्म खत्म होने लगा, मुसलमानों ने थोड़ा उसको ज्यादा काटा है। तो ये अब अपने उड़ीसा का मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वो बुद्ध मंदिर में बुद्ध का उसका फिर लेके उनको कन्वर्ट, ज्यादातर बड़े बड़े श्राइन है वो बुद्धिज्म टूट गया। श्रीविंद का क्या कहना कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, राग है, द्वेष है, अटैचमेंट है, फलाना है, ढिमला, वो अपने आप में बिल्कुल सच्ची चीज नहीं है, पर उनके पीछे एक ऐसी चीज है जिसका सीक्रेट माइंड के पास या बुद्धिज्म के पास या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या में नहीं है, और वो इफेक्टिव है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इग्नोर करोगे तो आप एकांगी हो जाओगे, आप तकलीफ पाओगे और आपको पिटाई इस्लाम ने किया ही ना, क्योंकि वो तो लाइफ में रहने वाले लोग। तो इसको अगर हैंडल करना तो न तो आप शुष्क आध्यात्मिकता से, न या वल्गर रूप से जीने से, पोटेंट चीज है ऐसी स्पिरिचुअलिटी तो लाइफ को रिजेक्ट नहीं करती, ट्रांसफॉर्म, लाइफ के सत्य को इग्नोर नहीं करती। लाइफ के अंदर जो प्रेम, अटैचमेंट, जो बात है, जो सुख का, वो सारे का विधान इनको प्रॉपर्ली करके एनहांस काम में लेकिन इसमें वो स्पिरिचुअलिटी बिना आए, पश्चिम से भी हम वल्नरेबल हैं और ट्रेडिशन दोनों डिनायर है, दोनों में हमारा बदनाश है। अब ये परिस्थितियां देखो, आप दुनिया का सीन देख लो। वो 100 साल पहले कह गए थे ये कोई सा भी सिस्टम ले आओ ये फैल होगा। ये आखिर में रिजल्ट क्या होगा, कौन पकड़ो, रिजल्ट होगा कि जो चीज दो लोग सामर्थ्य हैं उनकी लीग बनेगी, उनका नाम चाहे आप कम्युनिस्ट लीग बोल दो, चाहे सोशलिस्ट बोल दो, चाहे कैपिटलिस्ट बोल दो, वो बनेगी, वो ही शासन करेगा, वो ही ग्रुप शासन करेगा और कुछ नहीं। इसके अलावा अब तो एलिट का शासन, अब देखो ऐसा होगा कि 10, 5, 20 बिजनेसमैन होंगे ना, वो दुनिया का जो करेंगे सब करेंगे, अपने कैसे करना ये कर दो, ये कर दो, पैसे भविष्य आपका इसमें सिक्योर, ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। ये हो गया, रेवोल्यूशन आ गया, फलाना आदमी वो अच्छी बातें करता है, क्या वो क्या कर देगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, फेल होगा। अब देख लो मोदी जी बेचारा ने कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, एकदम फेल है। थोड़ा और स्टे कर जाएगा तो लोग भी छपी जाएंगे, मार के निकालेंगे, ये जो करप्शन फैल रहा है रुक नहीं सकता। इस तरह की वैल्यू से कहा असर यही होता है। पर हिंदुस्तानी होते इतने ज्यादा है कि दुनिया की मेरी जगह मेरा लड़का है, बस वो ही बैठे है, दूसरे का मतलब नहीं। ये क्या है, ताइवान की स्थिति पर फिर उभरता पुराना विवाद। ताइवान ने स्वयं को एक संप्रभु और स्वतंत्र देश बताया है। यह बयान उस समय सामने आया जब ट्रंप ने
उसकी औपचारिक स्वतंत्रता के विरोध में टिप्पणी की। हाल ही में बीजिंग में हुई बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दी है। साथ ही उन्होंने लगभग 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज पर विचार किए जाने की जानकारी भी दी। ताइवान की सरकार का कहना है कि वह पहले से ही एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा है। उसके पास अपनी सरकार, संविधान, सेना और मुद्रा है। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने पहले भी कि अलग से स्वतंत्रता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी ताइवान को संप्रभु स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बताया गया। दूसरी ओर चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। वन चाइना पॉलिसी के अनुसार बीजिंग केवल एक चीन को मान्यता देता है और ताइवान को उसी का भाग बताता है। चीन कई बार कह चुका है कि वह किसी भी औपचारिक स्वतंत्रता घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा। हाल के वर्षों में उसने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास भी बढ़ाए हैं। अमेरिका आधिकारिक रूप से ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता, लेकिन उसकी आत्मरक्षा के लिए सैन्य सहायता और हथियार उपलब्ध कराता है। दोनों पक्षों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, हालांकि अनौपचारिक संबंध बने हुए हैं। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह इस क्षेत्र में तनाव और किसी संभावित संघर्ष की स्थिति नहीं चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित हथियार पैकेज पर ताइवान के नेतृत्व से चर्चा की जाएगी। चीन पहले भी ताइवान के राष्ट्रपति को ट्रबल मेकर कह चुका है। वहीं ताइवान ने कहा है कि वह ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखेगा। फिलहाल ताइवान स्टेटस को की नीति पर कायम है, यानी वह न तो चीन के साथ एकीकरण की घोषणा कर रहा है और न ही औपचारिक स्वतंत्रता की। ताइवान जल डमरू मध्य विश्व व्यापार के महत्वपूर्ण मार्गों में माना जाता है। इसके अलावा ताइवान सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप निर्माण का बड़ा केंद्र है। विशेष रूप से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी कंपनियां वैश्विक तकनीकी उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ताइवान का कुछ आप लोगों को पता है, ताइवान का मामला क्या था? ये तो चीन का हिस्सा, तिब्बत जैसे कभी कभी चीन का हिस्सा था, कभी अलग हो गया। ये हुआ क्या कि वो मंसूर किंग थे, उनके खिलाफ पॉपुलर आंदोलन हुआ। कोई संन्यास से उसने कहा कि चीन को एक राष्ट्र होना चाहिए, ये किसी की बकौती थोड़ी है, कोई एक शासन। तो इस बारे में चांगकाई से उसमें से लीडर में उभरा, वो वहां का राष्ट्रपति समझ लो, कुछ भी नहीं। अब रशिया में जब रिवॉल्यूशन, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, तो रशियंस ने, चाइना के अंदर भी था कम्युनिस्ट जो थे, तो उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उनमें माओ से के लीडर थे कम्युनिस्ट में, और भी लोग थे। तो उनको स्टालिन ने, उन लोगों ने सपोर्ट, जो कुछ भी दे सके, वो भी गरीब थे, जो कुछ दे सकते थे। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया के ऊपर तो संकट आ गया, जर्मनी ने इधर, ये तीनों थे, तो इधर क्या जापान ने, चाइना ने, ठीक है ना। तो इनका आपस में जो लड़ाई चल रही थी कम्युनिस्टों की, गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा भाई इसको तो एक बार बोल जाओ और इस देश को बचाओ, जापानी ने बहुत अत्याचार किया। तो दोनों एक होकर उसके खिलाफ लड़ने लगे, जापान के खिलाफ। पर अविश्वास एक दूसरे का था, तो अपनी अपनी फौजों का बढ़ोतरी करते गए।
अब हुआ क्या कि धीरे धीरे ये लोग जीतने लगे। फिर जापान है, फिर 45 में जापान बिल्कुल सरेंडर हो ही गया एटम बम के बाद। जो ही जापान गया ना, आपस में अब कोई बाहर का थ्रेट तो था नहीं, आपस में लड़ाई हो, बड़ा संघर्ष हुआ। अब शंघाई शेख की सेनाएं थी, उसको अमेरिका ये लोग सपोर्ट कर, ठीक है ना। माओ सेतुंग को उनको रशिया की, रशिया भी बहुत तकलीफ में आ चुका था, पश्चिम के साथ बहुत सा सहानुभूति सारी, तो फिर भी अंदर अंदर वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, ये इसको करे। इन दोनों में लड़ाई चली, 4 साल लड़ाई करके 49 कम्युनिस्टों ने विजय प्राप्त की। शंघाई शेख की फौजें वो सब तकलीफ में आए, तो वो उन्होंने चीन को छोड़ के ताइवान में जाके 50 लाख आदमी, 30-30 लाख आदमी उनकी फौजें, 2 लाख लोग, उन्होंने चाइना को छोड़ के कब्जा इनका कर लिया और वो ताइवान में जाके। आपको पता होगा कि जब यूएन बना, तो जब 5 परमानेंट मेंबर थे, तो उसमें एक तो था अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया राज्य, वो कायम हो गए। 5वां चाइना, तो चाइना में, ताइवान में तो थे ना जी, इनको चाइना माना गया, तो ये तो चाइनीज है चाहे, और वो ऑक्यूपाइड है, तो चाइना का अधिकार ही नहीं कहा, चाइना को रिप्रेजेंट ये कर, वो ताइवानी में बदला है ना। फिर हिंदुस्तान ने, सबने बड़ी चाइना का सपोर्ट करके कोशिश की, यार ये तो कोई बात नहीं है, ये छोटा सा चाइना का नाम सबसे अभी मेरी याददाश्त में पहले ताइवान, तो ये इनका इतिहास था। तभी यहाँ क्या हुआ कि ताइवान में जो ओरिजिनल आदमी थे ना, ये ऊपर से चले गए मिलिट्री वाले आदमी, तो उनकी तो चली गवर्नमेंट, तो चांग शेख ने पहले तो किया, फिर जाने के बाद उसका लड़का आ गया, वो लोग राज करते रहे। तो ये दो दो पार्टी हुई, कोमितांग वो चाइना से आए थे, और एक वो अभी जो आदमी पावर में है, वो जो लोकल लोग हैं, लेडी पावर में लोकल लोग हैं, वो उनकी पार्टी पड़ी, वो ज्यादा कट्टर था। वो कह रहे हैं हमारा चाइना थी कि हमारा तो अलग आइलैंड है, हम तो हमारा अलग है। दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं यार चाइनीज ही हम तो चाइना से रहे हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट कर ले, अपना इंडिपेंडेंस हमको छोड़ दे, एडजस्टमेंट कर ले, इस तरह की वजह, तो चाइना उनको तो सपोर्ट करता है। वो भी सब चाहते हैं इंडिपेंडेंस ही, चाइना से अलग ही रहना, उनको सिंपल चाहिए, ये जो है अभी ये नहीं। तो इस तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स है। ताइवान के पास बहुत अच्छी मिलिट्री है, अभी 11 अरब डॉलर का सौदा, पैसे बहुत है उनके पास, चाइना से भी रिच है पर कैपिटा, वो तो चाइना बहुत बड़ा है, तो वो 11 अरब डॉलर के शेयर खरीदे। अमेरिका एक तरफ तो बात करता है कि नहीं हम इसको इंडिपेंडेंट नहीं मानते, दूसरी तरफ हथियार बेचने को पैसा मिलता है, हथियार बेच, ये 11 अरब में उनको 5 अरब की चीज भी नहीं देगा, क्योंकि ताइवान को दूसरा लेने का कोई देता नहीं है, चाइना से डरता हुआ, चाइना से डरते हैं सब, कोई हथियार नहीं बेचेगा, और अमेरिका बेचता, तो अमेरिका इसमें डबल डबल पैसे करता है, इसलिए वो भी तो इतना भी तो मिल तो रहा डिफेंस के लिए। तो इस तरह की पोजिशन ताइवान की, लंबा इतिहास है इसका, इसको आप देखो तो ये तो मेरे सारे सामने ही हुआ सारा, देखता ही है। तो ये डुप्लिसिटी है। आपको बताइए, वो जब ये बाइडेन था, तो वो डेमोक्रेट थी ना, कांग्रेस की लेडी, कमला अरे कमला है, कमला हैरिस, तो फालतू लेडी, कमला हैरिस नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की चेयरमैन थी, जो वहां एक सेशन हो रहा था,
पार्लियामेंटेरियंस का, वो फिल्म में जाऊंगी तालिबान। तो चाइना ने कहा रनाट चली गई तो मार डालेंगे तेरे को, बहुत बुरी लैंग्वेज में बोले, कहीं तो तेरे को पकड़ कर नीचे डालना, मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये बोला मैं हम पहले ही वार्निंग देते हैं तुम वापस नहीं आए, तो वो बोले मदद हमारी इच्छा से। ये 2 साल तो लगता है। अब वो डेमोक्रेट थी बाइडेन राष्ट्रपति, अब वो करें क्या, फंस गए। तो उन्होंने जो बेस्ट फाइटर प्लेन 48 प्लेन होगा उसको उसके साथ उसको प्रोटेक्शन के लिए, और वो अपने पेज में गई, वहां उतरी, चाइना हाथ भर के रह गए, उतरी वहां गई, भाग गई वापस आई। 48 फाइटर प्लेन थे, उसकी दोनों तरफ चोरी चोरी। वो बोले यार एक बार तो छोटे मोटे को तो छोड़ेंगे। चाइना ने कहा हम सबको गया आ जाओ, बाइडेन ने कहा आ जाओ, लेकिन वो ट्रम्प उसको बहुत ज्यादा डिसलाइक करता है, उसको बहुत ज्यादा गाली गलौज करता था। ट्रम्प राष्ट्रपति था जब भी वो थी, नैन्सी हाँ नैन्सी, नैन्सी बहुत बहुत गाली गलौज, तो डिटरमिन लेडी थी, गई चाइना हाथ में के रहे। अमेरिका को अपना इंटरेस्ट होता है तो कर लेता है, प्योरली कैलकुलेट करते हैं हमारे फायदा में, अपना कुछ फायदा लोग कोई कुछ ये पॉलिटिक्स चल रही है। अब अगली बारी ट्रम्प वहां गया था, ईरान की रिपोर्ट तो लेटेस्ट लड़ाई की पूरी संभावना ही है। अब अमेरिका तो बिल्कुल सरेंडर हेवन करे क्या, वो तो कह रहा पैसे दे मेरे को, माफी मांग। अब ये कहाँ अमेरिका करे जाने मुश्किल है।